हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी पर। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा का विकास क्रम, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है और किन किन चरणों से होता हुआ है, और हिंदी भाषा का विकास है वो किस भाषा के माध्यम से हुआ है। इन सब को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए, हिंदी भाषा के विकास क्रम को जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ अपने पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल रहता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा और जो लिपि है उसका अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके माध्यम से अपने यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि और कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, इसके बारे में कहना असंभव है। ठीक है। धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और एक नई सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता। 1500 से 500 ईसा पूर्व आर्य लोग भारत आए थे। वैदिक सभ्यता है वो आर्य लोगों की ही देन है और अपने साथ अपनी प्रमुख भाषा संस्कृत भी लेकर आए थे। देखिए साथियों, पूरा खेल यहीं से शुरू होगा। संस्कृत भाषा कैसे आई थी इसके बारे में जानना अति आवश्यक था, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पहले आती है सिंधु घाटी सभ्यता, लिपि भाषा का कोई पता नहीं। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, जो आर्यों की देन है, और आर्यों की प्रमुख भाषा थी संस्कृत, जो आर्य भारत लेके आए थे। और भारत में इसी संस्कृत के माध्यम से अनेक भाषाओं का निर्माण होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपने संस्कृत भाषा के बारे में। देखिए साथियों, जो संस्कृत भाषा है इसे देवों की और आर्यों की भाषा कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ये जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा से पहले भारत में किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी। जो भाषा बनी है संस्कृत के बाद बनी, इसलिए कहते हैं कि संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत के बारे में सर्वप्रथम जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है। अब चलते हैं संस्कृत भाषा पे। देखिए, अभी आपसे विशेष आग्रह है मेरा कि इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप आगे समझ पाओगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। देखिए, जो संस्कृत जो भाषा थी उसके दो रूप बन गए थे। एक रूप बन गया था वैदिक संस्कृत और दूसरा रूप बन गया था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अपने बोल सकते हैं कि साहित्य की संस्कृत थी, और जो लौकिक संस्कृत थी वो थी आम बोलचाल की संस्कृत। जैसे हिंदी के अंतर्गत अपने दो रूप बढ़ते हैं, साहित्य रूप, जिसमें अपने बोलते हैं कि एक तो हिंदी साहित्य और एक है लौकिक हिंदी। साहित्य हिंदी और लौकिक हिंदी। साहित्य हिंदी वो है जिसके अंतर्गत साहित्य लिखे जाते हैं हिंदी के, और लौकिक हिंदी वो है जो अपने आम बोलचाल में बोलते हैं। आपको भी पता होगा कि हिंदी साहित्य में और जो अपने हिंदी बोलते हैं उन दोनों भाषा में बहुत फ़र्क है। तो संस्कृत के भी दो रूप बने थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद लिखे गए थे, जैसे वेद, उपवेद, वेदांत, पुराण और उपनिषद। हालांकि प्रश्न आता नहीं है इनका, फिर भी ध्यान में रखिएगा कि वेद 4 थे, उपवेद भी 4 थे, वेदांत 6 थे, पुराण 18 थे और उपनिषद 108 थे। ठीक है। ये तो था वैदिक संस्कृत, जिसको बोलते हैं अपने साहित्य की संस्कृत, ये बोल सकते हैं। दूसरी जो संस्कृत थी वो थी लौकिक संस्कृत, जिसके अंतर्गत रामायण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई और अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था उसकी रचना हुई थी। ठीक है। और जो 4 वेद हैं वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये थे अपने 4 वेद। अब देखिए साथियों, संस्कृत से दो भाषा बनी थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे चलती रही, क्योंकि वैदिक संस्कृत कठिन थी तो लोगों ने वैदिक संस्कृत को छोड़ दिया था, और लोगों ने कौन सी भाषा को अपनाया था? लौकिक संस्कृत को। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे चलती रही, शब्दों में गड़बड़ होने शुरू हुई, नए नए शब्दों का निर्माण हुआ, और लौकिक संस्कृत से एक नई भाषा का निर्माण होता है जिसे अपने बोलते हैं पाली भाषा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। संस्कृत के दो रूप बने थे,
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से एक नई भाषा बनती है जिसको बोलते हैं अपने पाली भाषा। बौद्ध धर्म प्रकाश में आ चुका था। पाली भाषा के समय बौद्ध धर्म है वो प्रकाश में आ चुका था। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। और त्रिपिटक, जिसको बोलते हैं तीन पिटक, पिटक कुछ और नहीं है, ग्रंथ ही है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको पिटक कहा जाता है। तीन पिटक थे। तीन पिटक है वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और दो अन्य ग्रंथ थे जिनका नाम है दीपवंश और महावंश नामक जो ग्रंथ थे, उनकी जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी। देखिए, जब बौद्ध धर्म प्रकाश में आया तब लौकिक संस्कृत से एक नई भाषा का निर्माण हो गया था, पाली भाषा। और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो त्रिपिटक है, चाहे दीपवंश है, चाहे महावंश है, जितने भी ग्रंथ हैं, उपदेश है, वो सब पाली भाषा में दिए गए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पाली भाषा से एक नई भाषा का निर्माण हो गया जिसे बोलते हैं प्राकृत भाषा। जब प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ तब एक धर्म था जो प्रकाश में आया, वो था जैन धर्म। अब वही बात बौद्ध धर्म की तरह ही कि बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली भाषा और जैन धर्म की भाषा है वो है प्राकृत भाषा। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपदेश हैं, वो सभी कौन सी भाषा में हो जाएंगे, प्राकृत भाषा में। देखिए, जैन धर्म का उदय हुआ था, जब प्राकृत भाषा बनी तब जैन धर्म का उदय हुआ था। जैन ग्रंथ हैं जिनको आगम साहित्य कहते हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हेमचंद को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ये पाणिनि महोदय कौन है, इनको कहते भी। देखिए, जो लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत का जनक कहा जाता है पाणिनि को, और प्राकृत भाषा का जो जनक है वो हेमचंद्र को कहा जाता है। इसलिए हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है, उनकी संज्ञा दी गई है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पहले बनी संस्कृत, संस्कृत के दो रूप, वैदिक और लौकिक। लौकिक संस्कृत से बनी थी पाली भाषा, पाली भाषा से बनी थी प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से बनी थी अपभ्रंश भाषा। अब देखिए, यहाँ ध्यान से समझना, अपभ्रंश का जो अर्थ है वो होता है टूटा फूटा या बिखरा हुआ रूप। अपभ्रंश 6 अपभ्रंशों में टूटता है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश है, प्राकृत के बाद आते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश कुल 6 भागों में टूटेगा। ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटा फूटा, 6 भागों में टूटता है। पतंजलि महोदय ने अपभ्रंश में 40 ध्वनियों के बारे में बताया है। ठीक है। इसके बाद है, अतः अपने ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश से शोर सैनी अपभ्रंश का निर्माण होता है। जो अपभ्रंश है, इसके जो 6 अपभ्रंश हुए थे उसमें से एक था शोर सैनी अपभ्रंश। उस शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण होता है, हिंदी भाषा का निर्माण होता है। वैसे देखो, जो अपभ्रंश है, उस अपभ्रंश के जो 6 अपभ्रंश टूटे थे वो 6 के 6 हिंदी भाषाएं हैं, पर अपने मूल रूप से कौन सा मानते हैं, जो शोर सैनी अपभ्रंश है उसको मानते हैं हिंदी भाषा का निर्माण। ठीक है। अभी देखिए, लास्ट में कुछ लाइनें हैं जो शायद आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी कि वैसे तो जो अपभ्रंश से बने 6 रूप हिंदी भाषा के रूप हैं। लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश बनी थी। ठीक है। अपभ्रंश 6 भागों में टूट गई, तो वो 6 के 6 भाग हिंदी के ही हैं, पर उस 6 भागों में से एक भाग है शोर सैनी। उस शोर सैनी से ही हिंदी की उत्पत्ति क्यों मानते हैं, उस चीज़ का जो डाउट है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि वैसे तो अपभ्रंश से बने 6 रूप हिंदी भाषा के ही रूप हैं, परंतु प्रत्येक भाषा, कोई भाषा है, प्रत्येक भाषा का एक आदर्श रूप होता है जिसे मानक रूप कहते हैं। और हिंदी का जो मानक रूप है वो है खड़ी बोली हिंदी। प्रत्येक भाषा का एक आदर्श रूप होता है जिसे हम बोलते हैं मानक रूप, और हिंदी का मानक रूप है खड़ी बोली हिंदी। अब देखिए साथियों, जो खड़ी बोली हिंदी है वो शोर सैनी अपभ्रंश, जो अपभ्रंश 6 टूटे थे उसमें से एक अपभ्रंश है शोर सैनी। वो क्या है कि जो खड़ी बोली हिंदी है वो शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, इसलिए हिंदी का निर्माण शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत माना जाता है। आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई है तो इसको दोबारा पढ़ना, एकदम आसान भाषा में लिखी हुई है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है कि विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को।
तो ये थी अपनी आज की वीडियो भी, कैसे कैसे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत के दो रूप वैदिक और लौकिक, लौकिक से बनी पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश का एक रूप है शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से आती है अपनी हिंदी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।